दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज प्रैक्टिस 7 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हमको मिलान करना है। तो यहाँ डेकन्सबर्ग पर्वत है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगी वो होगी थबाना नेत्याना। बी का हो जाएगा राकीज पर्वत का माउंट देनाली। एटलस पर्वत का हो जाएगा माउंट टोपकल और यूराल पर्वत का हो जाएगा माउंट नरोदनाया। तो इस तरह ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है? एरोपोनिक्स के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है, तब भी आंसर सही होगा। एरोपोनिक्स जो है इसके अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है, तो सही आंसर बी है। फलों का उत्पादन को पोमीकल्चर कहा जाता है। फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। सब्जियों के उत्पादन को ओलरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 2021-22 में 3.9% कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। 3.9% वृद्धि हुई। पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया है। देश की कुल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण 21-22 में 18.8% की वृद्धि हुई है। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि और 2021-22 में 3.9% की दर्ज वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों दोनों की भूमिका पर बल दिया गया। इस नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। 1977 में एक आयोग गठित की गई थी। डॉक्टर वाई अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसका कार्यदल जनवरी 1979 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसमें गरीबी निर्देशांक तैयार किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति की गई। अतः आंसर होगा कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि नामक कार्यक्रम योजना किसने शुरू किया है? स्वनिधि से समृद्धि नामक कार्यक्रम योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन भागीदार है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ये ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में अनुच्छेद 40 जो है परामर्श देता है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग किया गया है। तो उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। तो उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? तो ये होगा आरंभिक अधिकारिता के अधीन। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आरंभिक अधिकारिता के अधीन आती है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है, भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच विवाद का विषय, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद का विषय, परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद का विषय भी सुलझाता है। सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। इस तरह आरंभिक अधिकारिता के अधीन आती है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान भुजा माना गया है? तो ये होगा जिलाधीश। जिलाधीश को आंख कान भुजा माना गया है। जिला कलेक्टर जिसे कहते हैं जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति कोलेजियम की अनुशंसा पर नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वसा का उदाहरण है। संयुक्त वसा का उदाहरण ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड वसा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के।
सरल वसा, पहला है सरल वसा, दूसरा संयुक्त वसा और तीसरा हो जाएगा व्युत्पन्न वसा। तो संयुक्त वसा दो प्रकार की होती है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड जो है संयुक्त वसा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से अश्रु गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को अश्रु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में मैलेमीन का प्रयोग किया जाता है। मैलेमीन अग्निरोधी है, यह दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा अच्छे से ऊष्मा सहन कर सकता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलों, अभंजनीय बर्तनों तथा अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जीरोथैलीमिया है। जीरोथैलीमिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का संश्लेषण बीटा कैरोटीनोड नामक वर्धक से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोथैलीमिया तथा चर्म रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव धातु है। निम्नलिखित में से द्रव धातु जो है मरकरी हो जाएगा। मरकरी एक द्रव धातु है। मरकरी, इसको पारा भी कहते हैं। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में, बैरोमीटर, वायुदाब मापी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन नदी के तट पर स्थित सिंधु स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल भी है, तो होगा आलमगीरपुर, ऑप्शन ए। यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के इस सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल की खोज भारत सेवक समाज के तत्वाधान में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में सन 1958 में हुई। आलमगीर उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। रोटी बेलने की चौकी, सूती कपड़ा, कपास व मोर, त्रिभुज गिलहरी चित्रित बहुसंख्यक मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता था। ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख तक्षा यानी बढ़ई होता था। तो ऑप्शन डी सही। ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता था तक्षा बढ़ई। ऋग्वेद में धातु से जुड़े शिल्प का उल्लेख नहीं के बराबर है। तक्षा बढ़ई कर्मा धातु, कर्मा करने वाले स्वर्णकार, चर्मकार, वाय मतलब जुलाहे, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। तथा तक्षा बढ़ई रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था।
नेक्स्ट ऑप्शन है, इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ है। तो ए हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख का कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। तो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख 5वां अभिलेख करता है। बड़ा भाई, तिस्य जो सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा भाई, तुसीम जो सबसे बड़ा और तिस्य सबसे छोटा भाई था इस अभिलेख के अनुसार। अपने सभी भाइयों का उसने सत्ता संघर्ष में वध कर दिया, मात्र तिस्य को छोड़कर, क्योंकि तिस्य का सगा भाई था। ये 99 भाइयों की हत्या बातकोरी कल्पना लगती है, क्योंकि अशोक अपने 5वें शिलालेख में अपने जीवित भाइयों के परिवार के बारे में उल्लेख करता है, और जो 99 भाइयों की हत्या की का प्रमाण दिव्यावदान के वर्णन से प्राप्त हुआ है, से ज्ञात होता है। लेकिन अभिलेखों में जीवित भाइयों का के परिवार का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह 5वां अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उसकी नीति को कहा जाता था, उसकी नीति को प्रसबोद्धरण कहा जाता था। प्रसबोद्धरण कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा विंध्याचल से हिमालय पर्वतों के मध्य स्थित भाग को आर्यावर्त कहा जाता है। नौ राजाओं के नाम दिए गए हैं जिनके साथ प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई गई। वे 9 राजा हैं, समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में पराजित राजा रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, वलवर्मा। 9 राजाओं को पराजित करने का वर्णन किया गया है, जिनके साथ प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई गई समुद्रगुप्त द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत विदेशी सीथियन जात की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किया। इस मत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टाड ने किया था। कर्नल जेम्स टाड ने राजपूतों को विदेशी सीथियन शक जाति की संतान माना। राजपूतों की
इन विदेशी जातियों की कुछ परंपराओं में सामान्यता के कारण इन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया, जैसे सती प्रथा, अश्रु पूजा, अश्वमेध यज्ञ, शस्त्र पूजा एवं सूर्य उपासना, दोनों में समानता थी। इस आधार पे उसने ये प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचारों के कारण मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विरोध किया? तो ये हो जाएगा गोकुल के नेतृत्व में इन लोगों ने विरोध किया। अब्दुल नबी जो 1660 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक मथुरा का फौजदार रहा था, हिंदुओं के पवित्र स्थलों की पवित्रता के प्रति उसने निरंतर उपेक्षा और उस जिले के जाट किसानों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। इस कारण जाट किसानों ने खुली बगावत कर दी। यह औरंगजेब के शासनकाल का प्रथम संगठित विद्रोह था। 1669 ईस्वी के प्रारंभ में तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में उन्होंने भू राजस्व देने से इनकार कर दिया और ग्रामीण इलाकों से सरकारी अधिकारियों को निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को चुना। दादा भाई नौरोजी को वर्ष 1886, 1893 तथा 1906 में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1892 ईस्वी में चुनाव में मिले जनादेश से दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुने गए थे। सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये दोनों 3-3 बार अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये जो है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 में अभिनव भारत के नाम से विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो क्रांतिकारी षड्यंत्र केस में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्थाएं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 काकोरी कांड द्वारा 9 अगस्त 1925 1925
9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को घात लगाकर लूट लिया। तो ऑप्शन होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बड़ा जो है आरोही क्रम सबसे ज्यादा बड़ा बांग्लादेश का है, फिर चीन है, पाकिस्तान है, सबसे छोटा नेपाल। तो आरोही पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो सी होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश से सीमा 4096 किलोमीटर लगती है भारत की, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर और नेपाल से 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है। पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों पर पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, गलत है। ये गलत है ऑप्शन। पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन सही है, उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। थर्ड सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर झारखंड। तो ऑप्शन ए सही हो। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राज्य। कर्नाटक में सोने का उत्पादन कोलार क्षेत्र तथा हट्टी क्षेत्र रायचून जिला से होता है। आंध्र प्रदेश में चिमारगुट्टा तथा रायगिरी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हिमोड़ निक्षेपित कटकनुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने में किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने में किया जाता है। पहला गलत है। हिमोड़ निक्षेपित कटकनुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है, सॉरी। ऑप्शन पहला सही है, तो ए सही होगा, ए सही। हिमोड़ निक्षेपित कटकनुमा जमाव को एस्पर कहा जाता है। तो सही आंसर हुआ ए।
इस तरह आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास जो भी अपडेट हो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।